ठीक है। तो गुड इवनिंग एवरीवन, एग्जाम ओरिजिनल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और मैं तारेंद्र बेले इस समय पर आप लोगों के सामने लेकर आया हूं मध्य प्रदेश जीके की क्लासेस, मतलब मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान का पूरा पोस्टमार्टम, मतलब एमपी जीके का पूरा पोस्टमार्टम हम लोग करने वाले हैं। और लास्ट के लेक्चरों की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने देख लिया था, क्या देख लिया था हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरीके से 1947 के समय पर मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। 1956 में किन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश का गठन हुआ, और साथ ही साथ समय समय पर हम लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश में किस तरह से जिले बनते गए और जिले बन गए। तो अंत में सन 2022 में हम लोगों ने पाया कि मध्य प्रदेश के पास वर्तमान में 22 जिले, 4 प्रस्तावित जिले जो आने वाले समय पर बनेंगे, और संभागों की बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के पास 10 संभाग और साथ ही साथ 2 संभाग प्रस्तावित है। इतनी जानकारी हम लोगों ने आने वाले लेक्चरों में, जो लेक्चर हम लोगों के हो चुके हैं, इन लेक्चरों में हम लोगों ने इन जानकारियों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, सब कुछ देख लिया। क्या इन चीजों में किसी भी प्रकार की किसी को कोई समस्या है? हाँ, जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी, क्या उसमें किसी को किसी प्रकार की समस्या है? चाहत पॉलिटी की क्लास का टाइम जो रहेगा वो 7 बजे से ही, मतलब 6:30 से 7 के बीच ही रहेगा। आज थोड़ी सी टेक्निकल इशू था, या जो भी सारी चीज़ें, या मेरा एमपी का जो एडिटर जो कंटेंट बनाता है, जो स्लाइड बनाता है, उसने कंटेंट नहीं भेजा था एमपी का। इस वजह से मुझे जो है वो पॉलिटी की क्लास पहले शिफ्ट करनी पड़ी, और उसके बाद जो है वो क्लास जब हो गई उसके बाद एमपी का। लेकिन अब अगली बार से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, पहले एमपी की ही क्लास होगी। 4 बजे से 4:30 बजे से एमपी की क्लास होगी, और 7 बजे से जो क्लासेस होगी वो किसकी होगी? वो पॉलिटी की ही होगी। ठीक है, तो बस आज आप लोग अगर आप उस लेक्चर में, मेरी ये एमपी की पहली क्लास है। अच्छा, चाहत एमपी की 3 क्लासेस और हो चुकी है। ठीक है, एमपी की 3 क्लासेस हो चुकी है, वो आपको ऐप पर ही मिल जाएगी। अगर एमपी जीके के फोल्डर में नहीं मिलेगी तो लाइव सेशन में आप लोग लाइव, उसी में एक ऑप्शन होता है कि लाइव क्लासेस, तो उसमें क्लासेस डली रहती है, उसमें बिल्कुल बकायदा लेसन 1, लेसन 2, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसा डला रहता है। तो आप इस लेक्चर के बाद उसको एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, सारी चीजें। हाँ, इस टाइम पर पॉलिटी की क्लास ही होगी। ठीक है, अगली बार से बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि टाइम ऊपर नीचे ना हो। पहले एमपी मतलब पहले एमपी, बाद में पॉलिटी मतलब बाद में पॉलिटी। ठीक है, पहले एमपी की क्लास होगी, फिर मैम की, हाँ, ऐश्वर्या मैम की जियोग्राफी की क्लास होगी, और फिर क्लास जो होगी वो होगी पॉलिटी की। जैसा कि चलते आ रहा था वैसा ही चलेगा, इस चीज में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक है, अगली बार से यही होगा, लेकिन आज के लिए आप लोगों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, चाहत आपकी एमपी की पहली क्लास है, तो आप ना अभी देखो, अभी कुछ ऐसी चीजें नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए। ऐसी कुछ चीजें नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। जो चीज है, जो फैक्ट है, वो याद ही करने वाले हैं। तो ऐसी कुछ चीजें नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए आपको। लेकिन आपको जो है वो 3 क्लासेस, जैसे अगर आपको ऐप पर वो 3 क्लासेस नहीं मिलती है तो आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है। एमपी जीके का अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस यूट्यूब चैनल पर भी आपको वो 3 क्लासेस मिल जाएगी। और आज की जो क्लास है वो चौथी क्लास है। तो आज का जब ये लेक्चर हो जाएगा उसके बाद आपको वो 3 क्लासेस देखनी ही देखनी है, तब आपको समझ आएगा कि क्या चीजें उन 3 क्लासेस में हम लोगों ने देखी है। और आज के आज, कल संडे है, कल आप निपटा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मंडे से फिर से हम लोग 5वीं क्लास से मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है चाहत आपको? ठीक है, ओके, देन हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। और हम लोग इस समय पर देखते हैं मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। और मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में जो चीजें देख ली थी वो भी मैं आप लोगों को बता दिया हूं। क्या चीजें आज हम लोग देखने वाले हैं, देखो। हर टीचर का ये जो लेक्चर होता है, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय वाला ये जो लेक्चर होता है, ये पहला लेक्चर होता है। लेकिन मैंने ये लेक्चर आप लोगों को पहले नहीं लिया, मैंने पहले के 3 लेक्चर जो थे ना, वो आप लोगों को ये समझाने में लगा दिया कि अगर हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम ये तो जाने कि उस मध्य प्रदेश का जन्म कैसे हुआ, ये तो जाने कि उस मध्य प्रदेश की वर्तमान में संरचना कैसी है, ये तो जाने कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले, कितने संभाग है। ये सारी चीजें हम लोगों को पहले जानना था। जो चीजें
मैंने करी, मुझे लगा कि वो चीजें पहले बतानी चाहिए, उसके बाद जो सामान्य परिचय है वो तो जानते ही रहेंगे कि मध्य प्रदेश का कौन जो राज्य प्रतीक है वो क्या है, राज्य फसल है वो क्या है, अगर राज्य नाट्य है तो वो क्या है, नाटक है तो क्या है, गीत है तो वो क्या है, ये सारी चीजें तो बात की बातें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन 3 लेक्चरों में हम लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश का जो है वो जन्म कैसे हुआ, मध्य प्रदेश 1946 1947 के समय पर कैसा था, 1956 के समय पर कैसा था, वर्ष 2000 के समय पर कैसा था, और साथ ही साथ वर्तमान में मध्य प्रदेश का स्वरूप क्या है, इन सभी चीजों के ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, डिस्कशन किया है। आप वहां पर जाकर देख लीजिएगा। आज की क्लास में क्या है, आज की क्लास में वही सारी चीजें कि सामान्य परिचय आप लोगों को देखना है। सामान्य परिचय में क्या देखना है, तो सामान्य परिचय में जो बोला गया है कि राज्य का जो गठन है वो 1956 1 नवंबर 1956 को, ये चीज आप लोगों को पता ही है क्योंकि मैंने वहां पर बता चुका हूं, उन लेक्चरों में बता चुका हूं कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है। किससे किससे, मध्य प्रांत मतलब सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, मध्य भारत प्रदेश और साथ ही साथ विंध्य प्रदेशों को मिलाकर इसका गठन किया गया। ये चीज कोई नई बात है क्या, बिल्कुल नहीं है सर। मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन बाद में फिर से एक बार पुनर्गठन हुआ सर, कब, 1 नवंबर सन 2000 को, 1 नवंबर सन 2000 को फिर से पुनर्गठन हुआ और छत्तीसगढ़ राज्य को अलग कर दिया गया। सर ये चीज भी हम लोगों को पता है क्योंकि आपने हमको बताया था कि जब छत्तीसगढ़ यहां से गया तो अपने साथ 3 संभाग लेकर गया। कौन कौन से 3 संभाग, कौन कौन से, बिलासपुर, रायपुर और बस्तर, बिलासपुर रायपुर और बस्तर, ये 3 संभाग लेकर गया और साथ में 16 जिले लेकर गया सर, 16 जिले लेकर गया। ये चीज आपने हमें बता चुके हैं, 16 जिले लेकर गए। और उस समय पर मध्य प्रदेश के पास कितने जिले बचे थे, तो उस समय पर मध्य प्रदेश के पास 45 जिले बच गए थे सर, क्योंकि सन 2000 तक आते आते मध्य प्रदेश में 61 जिले हो गए थे, उसमें से 16 जो है वो छत्तीसगढ़ ले गया, बचे हम लोगों के पास 45। तो ये जो है देखो, हाँ आप लोगों को मैप क्लियर नहीं दिख रहा होगा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ये इंडिया का ही मैप है ना, ये है हमारा प्यारा भारत। और इस प्यारे भारत में आप लोगों को भी पता है कि मध्य प्रदेश की स्थिति कहाँ है, मध्य प्रदेश की स्थिति कहाँ है, ये हो गया आपका प्यारा भारत। मैंने जल्दी से बना दिया हाँ ताकि आप लोगों को बाउंड्री दिखे, और आप लोगों को पता है कि इस प्यारे भारत में मध्य प्रदेश की स्थिति है यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये चीज हो गई, ऐसे ऐसे इसका गठन हो गया। ये चीजें ऑलरेडी बता चुका हूं। जो फैक्ट है वर्तमान में, जो फैक्ट है ना, वर्तमान के जो फैक्ट है वो याद रखना है। वर्तमान में एग्जाम्स में जो फैक्ट आते हैं वो याद रखना है। देखो क्या थोड़ा कैमरे की सेटिंग सही नहीं है, इस वजह से ये जो है ना, ये व्हाइट वाला बैकग्राउंड लेता नहीं है, तो मुझे उसको ब्लैक करना पड़ता है। तो ये चीज मैंने आप लोगों को यहाँ बाउंड्री बना दी एमपी के मैप की। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्या आप लोगों को नाम दिखाई दे रहे हैं जिलों के, क्या आप लोगों को नाम दिखाई दे रहे हैं जिलों के? हाँ ठीक है, तो ये आप लोगों का मैप बन गया एमपी का ये आप लोगों का मैप बन गया। अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानियों को लेकर, कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो मध्य प्रदेश की अगर प्रशासनिक राजधानी, जहां से प्रशासन होता है उसे बोला जाता है प्रशासनिक राजधानी। तो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी की बात करें तो मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी है भोपाल। अब मैप में देख लो हर चीज को भोपाल। ठीक है, आप लोग इस चीज को कैसे लिखोगे, तो आप लोग एक मैप लोगे, यहां पर ये रहा आपका भोपाल जिला, ये रहा आपका भोपाल जिला, और इस पर कैसे करोगे आप लोग, ऐसे करोगे, ऐसे नोट्स ऐसे ही बनाना। मैप के ऊपर ये रहा, यहां पर लिख दो भोपाल, क्या है, प्रशासनिक राजधानी। ठीक है, प्रशासनिक राजधानी है भोपाल, ये हो गई आपकी प्रशासनिक राजधानी। फिर संस्कार राजधानी, मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश के एक जिले जिसे बोला जाता है जबलपुर को बोला जाता है मध्य प्रदेश की संस्कार धानी या मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी। तो जबलपुर अगर आप लोग देखोगे तो ये रहा। ठीक है, ये रहा आपका जबलपुर, और इस जबलपुर को बोला जाता है क्या, इस जबलपुर को बोला जाता है संस्कार राजधानी, संस्कार धानी या संस्कार राजधानी। किसने नाम दिया था इनको संस्कार धानी का, तो उनका नाम है आचार्य विनोबा भावे। ये भी लिख दीजिएगा कि जबलपुर को संस्कार धानी किसने बोला, तो आचार्य विनोबा भावे।
कभी कभी फैक्ट पूछ लेता है। ये सब फैक्ट है यार, सीधे सीधे एग्जाम में उठ कर आएंगे। अगर आप क्वेश्चन लगाओगे प्रीवियस ईयर के, अगर आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेगा कि मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी कौन सी है, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। तो ये रहा जबलपुर, ये है मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी। फिर आर्थिक आर्थिक और खेल राजधानी, मतलब स्पोर्ट्स जो कैपिटल है या जो इकोनॉमिक कैपिटल है, इकोनॉमिक कैपिटल या आर्थिक राजधानी और खेल राजधानी जो है वो है इंदौर। यहां पर जो है ये रहा आपका इंदौर, और ये इंदौर जो है ना, ये मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक और स्पोर्ट्स कैपिटल, ये रहा आपका इंदौर। और आर्थिक और कौन सी राजधानी, हाँ, आर्थिक एवं खेल राजधानी, आर्थिक एवं खेल राजधानी। मैप के ऊपर खेलना है आपको, सारा खेल मैप के ऊपर पूरा खेल खेलना है, ऐसे मैप बनाना है, उसमें जिले को इंडिकेट करना है, और एक ही रीडिंग में सारी चीजें हो जानी चाहिए कि ये हो गई प्रशासनिक राजधानी, ये संस्कार राजधानी, ये हो गई आर्थिक एवं खेल राजधानी। ऊर्जा राजधानी, अत्यधिक कोयले से बिजली उत्पादन के कारण ये जो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है, इसको मध्य प्रदेश ही नहीं देश की भी ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। तो ये रहा आपका सिंगरौली, जहां पर अभी संपदा सराफ मैम पोस्टेड है। ठीक है, यहां पर अपनी सेवाएं संपदा सराफ मैम दे रही हैं, और यहीं पर इसी सिंगरौली को बोला जाता है क्या, इसी सिंगरौली को बोला जाता है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, ऊर्जा राजधानी। मैं मैप में क्यों इंडिकेट कर रहा हूं, मैं चाहता तो सीधे सीधे आप लोगों को क्लियर ये पढ़ा देता। मैं मैप में इसलिए इंडिकेट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कम से कम जो जिले में बता रहा हूं उनकी लोकेशन कम से कम पता चले, आपको कम से कम उन जिलों की लोकेशन पता चले कि वो जिला कहां पर है। अब आप बोलोगे सर ग्रीष्मकालीन कि गर्मी के समय पर मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होती है, गर्मी के समय पर मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होती है, मतलब ग्रीष्मकालीन मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होती है, तो उसका नाम है पचमढ़ी। अब सर पचमढ़ी तो कोई जिला नहीं है, चलो ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ कि पचमढ़ी कौन से जिले के अंतर्गत आता है, जल्दी फास्ट। कोई गूगल नहीं करेगा, नहीं पता तो लिख देना कि नहीं पता सर। आप लोग जल्दी मुझे बताइए कि पचमढ़ी किस जिले के अंतर्गत आता है। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन, मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन, मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिए कि पचमढ़ी जो है वो किस जिले के अंतर्गत आता है। जल्दी, नहीं पता है तो नहीं पता सर लिख दीजिए ताकि मैं आगे क्लास को आगे बढ़ाऊं। बहुत बढ़िया चाहत, चलिए ठीक है। जवाब आना स्टार्ट हो गए, हाँ जवाब आना स्टार्ट हो गए। तनु ने भी सही कह दिया कि ठीक है, तो पचमढ़ी जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो पचमढ़ी है, और जो पचमढ़ी है वो यहाँ होशंगाबाद में सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है उस पर बसा हुआ एक हिल स्टेशन है जिसे पचमढ़ी कहते हैं, और यही पचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यही जो पचमढ़ी है वो मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो ये हो गया आपका होशंगाबाद, और होशंगाबाद में जो पचमढ़ी है ये क्या है, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ग्रीष्मकालीन, ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी ये ठीक है, ये आप समझ गए। फिर संगीत राजधानी जो है वो है मैयर। अब आप लोग मुझे बताइए कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मैयर जो है वो एक अलग जिला प्रस्तावित है, किससे टूटकर मैयर अलग जिला बनेगा, तो वर्तमान में जो मैयर है वो किस जिले में के अंतर्गत है, ये चीज मैं बता चुका हूं, अगर जिसने लेक्चर देखा होगा वो बताएगा, ठीक है, ये सारी चीजें। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पर ये जो जिला दिख रहा है आपको, यहाँ है सतना, ये सतना जिले के अंतर्गत इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर मैयर है, ठीक है। इस मैयर को बोला जाता है मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी, मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये फैक्ट एक एक लाइन के थे। मैं चाहता तो 1 मिनट में, हाँ मैं चाहता तो 1 मिनट में आप लोगों को बोल देता कि मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी ये, खेल राजधानी ये, आर्थिक राजधानी ये राजधानी वो, ऊर्जा राजधानी ये, मैं चाहता तो 1 मिनट में आप लोगों को बता के निपटा देता। लेकिन मैं चाह रहा था कि इन जिलों की, इनकी लोकेशन आप लोगों को कम से कम पता चले, और लोकेशन जब आप लोगों को पता चलेगी तो आपके दिमाग में इमेज बनेगी, और यही चीजें जो है वो एग्जाम में याद आती है। ये जो डिब्बा है ना, ये डिब्बा याद नहीं आएगा, जो याद आएगा एग्जाम में वो याद आएगा आपको ये मैप। जब कुछ पूछेगा ना वो कि राजधानियों के बारे में, तो आपको याद आएगा कि एक मैप मैंने बनाया था, उसमें ऊपर साइड भोपाल लिखा था, नीचे साइड इंदौर, कुछ ऐसे लिखा था, ऐसे याद आएगा, ये डिब्बा याद नहीं आएगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि मध्य प्रदेश को पूरी तरह से मैप पे आप लोग पढ़ो, ठीक है। तो अगला फैक्ट क्या है सर हम लोगों के लिए?
अगला फैक्ट ये है कि मध्य प्रदेश को और अलग अलग किन नामों से जाना जाता है, मध्य प्रदेश को अलग अलग किन नामों से जाना जाता है। तो देखो, मध्य प्रदेश जो है वो, जैसा कि आप सभी को पता है, क्या पता है आपको? हाँ, ये बताया ना मैंने, जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश जो है वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच में जो बसा हुआ एक राज्य है। इसी वजह से मध्य प्रदेश को बोला जाता है क्या? इसीलिए मध्य प्रदेश को बोला जाता है हृदय प्रदेश। ठीक है, फिर बोला जाता है हीरा प्रदेश, डायमंड स्टेट। डायमंड स्टेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश में एक भारत में एकमात्र ऐसा राज्य जहां पर क्या होता है, जहां पर हीरा होता है। वो राज्य कौन सा? पन्ना। ठीक है, एकमात्र वो राज्य जो है वो मध्य प्रदेश, और जो जिला है मध्य प्रदेश का वो कौन सा है? पन्ना, पन्ना जिला। ठीक है, तो हीरा प्रदेश इसलिए बोलते हैं। वनों की अत्यधिक संख्या होने के कारण इस राज्य को वनों का राज्य भी कहता है। वनों मतलब फॉरेस्ट स्टेट। ठीक है, फॉरेस्ट स्टेट, फॉरेस्ट स्टेट। ठीक है, फॉरेस्ट स्टेट भी कहते हैं। साथ ही साथ तेंदुओं की संख्या अधिक होने के कारण इसे तेंदुआ राज्य भी बोला जाता है, तेंदुआ राज्य। फिर हम लोग बात करें तो वुल्फ स्टेट, वुल्फ स्टेट मतलब भेड़ियों की संख्या अधिक होने के कारण भेड़िया राज्य भी बोला जाता है। ठीक है, और क्या नाम है सर? और क्या नाम है सर? तो टाइगर स्टेट, टाइगर अत्यधिक होने के कारण टाइगर स्टेट। बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में नदियां होने के कारण इसे नदियों को मायका, नदियों का मायका, जैसे जैसे क्या मायका सबका होता है ना, हाँ, वैसे नदियों का भी मायका होता है, तो मध्य प्रदेश को बोला जाता है नदियों का मायका। तेंदुपत्ते का उत्पादन अधिक होने के कारण तेंदुपत्ता राज्य। गिद्ध की संख्या अधिक होने के कारण गिद्ध राज्य। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अत्यधिक होने के कारण राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य। और घड़ियालों की संख्या अधिक होने के कारण घड़ियाल राज्य भी इसको बोला जाता है। ये सब कहां कहां मिलेंगे आपको? ये सारी जो जानकारी है जब राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में कौन से जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है और वो किस लिए फेमस है, कहां पर घड़ियाल पाए जाते हैं, कहां पर अलग अलग प्रकार के जो है वन्य प्राणी पाए जाते हैं। ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन होगा, लेकिन अभी आप लोगों को ये नाम याद रखना है। कोई अगर एग्जाम में पूछे कि भारत के किस राज्य को घड़ियाल राज्य के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य को राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य बोला जाता है? मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य को तेंदुपत्ता राज्य बोला जाता है? तो वो सभी के सभी जो राज्य होंगे वो कौन होगा? वो मध्य प्रदेश। टाइगर स्टेट, नदियों का मायका, ये तो इतनी बार क्वेश्चन आया है ना, ये नदियों का मायका, ये जो क्वेश्चन है ना, देखो, हाँ इधर आ जाओ, ये जो हीरा प्रदेश, इससे रिलेटेड अभी 2021 के प्रीलिम्स में ही क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश का एकमात्र वो जिला जहां पर हीरो का उत्पादन होता है तो वो पन्ना। ठीक है, तो ये प्रश्न आया था। मतलब आप देखो, हाँ, क्या आप लोगों को लगता है मध्य प्रदेश एमपीपीएससी का जो एग्जाम है बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछता है? बिल्कुल नहीं पूछता, बहुत नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अगर उसी नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो तब जाके दिक्कत आती है, तब जाके कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता। तो वही चीजें, वही कंफ्यूजन हम लोगों को नहीं रखना है। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद प्रतीक चिन्हों की बात कर लें कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के कुछ प्रतीक चिन्ह हैं। तो ये प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं सर? ये सारी चीजें आप हमें बता दीजिए कि मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं और क्या क्या चीजें हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीधे सीधे जो है वो चीजें हम लोगों को देखना है। ठीक है, राजकीय पशु मतलब राज्य के किसी एक पशु को राजकीय पशु का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, राजकीय पशु का दर्जा दिया जाता है। वो मध्य प्रदेश में जो जिस पशु को राजकीय पशु का दर्जा मिला है वो नाम है बारहसिंगा। ये नाम आपको याद रखना है, बारहसिंगा। ठीक है, उसका नाम क्या है? बारहसिंगा। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो कई बार आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है या मध्य प्रदेश के राजकीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो नाम याद रखना है रुसवर्स दुआसेली, रुसवर्स दुआसेली। ये नाम आप लोगों को याद रखना है, रुसवर्स दुआसेली। स्टार लगा रहा हूं, इसका मतलब आप समझिए कि अगर आप एमपीजीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हैं, अगर आप एमपीजीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको कई बार ये नाम देखने को मिलेगा। क्या नाम है? रुसवर्स दुआसेली। ये नाम किसका है? बारहसिंघा का है। ब्रेडरी प्रजाति का है, ब्रेडरी प्रजाति का है। इस बारहसिंघा की जो बारहसिंघाओं में भी बहुत सारी प्रजाति होती है, तो उन बारहसिंघाओं में जो बारहसिंघा ब्रेडरी प्रजाति का है उस बारहसिंघा को राज्य का राजकीय पशु माना गया है। ठीक है, सारी चीजें, हाँ,
बाहुल्य कहां पर मिलता है? तो कान्हा किसली नेशनल पार्क में मिलता है। अत्यधिक रूप में ये कहां मिलेगा? तो आपको कान्हा किसली नेशनल पार्क में मिलेगा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रेडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा है वो आपको मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगा। तो कहां मिलेगा? राष्ट्रीय उद्यान में मिलेगा। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में आप लोगों को मिलेगा। कब इसको घोषित किया? तो 1981। अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी आप यहां पर याद कर लो कि 1981 में ये। उसके बाद क्या है? उसके बाद इस राष्ट्रीय उद्यान ने एक भूरसिंह नाम का बारहसिंगा था, उसको अपने यहां शुभंकर बनाया, शुभंकर जारी किया। मतलब एक तरीके से अपने यहां का लोगो मान लो आपकी। जो कान्हा किसली नेशनल पार्क है वहां पर एक भूरसिंह नाम का एक बारहसिंगा था जिसका नाम था भूरसिंह द बारहसिंगा। इसको अपना शुभंकर बनाया। किसने? कान्हा किसली नेशनल पार्क ने। कब बनाया? 2017 में बनाया। ये सब के सब फैक्ट है यार, इसमें कुछ समझाने वाली चीजें नहीं है। जो समझाने वाली चीजें होगी वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन जो फैक्ट है वो तो याद ही करना पड़ेगा। क्या फैक्ट है? राजकीय पशु बारहसिंगा, वैज्ञानिक नाम रुसवर्स दुआवसेली, ठीक है। कौन सी प्रजाति का है? तो ब्रेडरी प्रजाति का है। कहां पर मिलता है? कान्हा किसली नेशनल पार्क में मिलता है। और कब इसको घोषित किया? तो 1981। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो 2017 में द भूरसिंह द बारहसिंघा को शुभंकर घोषित किया। किसने? कान्हा किसली नेशनल पार्क में। क्या यहां तक आप लोगों को बातें क्लियर है? ये जो है ये बारहसिंघा का एक प्यारा सा फोटो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ठीक है। ऐसे सर दिखाई दे रहा है, मैप बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन अच्छा लगता है ऐसे पेन चलाना, ठीक है। ये हो गया ये, हाँ ऐसे ये बन गया आप लोगों का डायग्राम। इसको मान लो आप भूरसिंह द बारहसिंघा, नाम याद रहेगा भूरसिंह द बारहसिंघा, ठीक है। ऑल गुड। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय पुष्प क्या है, तो हमारे यहाँ पर एक फूल होता है जिसका नाम है सफेद लिली, और इस सफेद लिली को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राजकीय पुष्प का दर्जा दिया गया है। इसका नाम है लिलियम कैंडिमम, लिलियम कैंडिडम, ठीक है। क्या नाम है? लिलियम कैंडिडम। ये याद रख लोगे क्या? क्या आप लोगों को याद हो जाएगा? अगर नहीं याद हो रहा तो अभी 10 बार बोलिए, अभी 10 बार बोलिए, अभी के अभी याद करो, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, ठीक है। इतनी ज्यादा है। आपसे क्वेश्चन नॉर्मल पूछेगा। क्या ना नॉर्मल पूछेगा कि बताइए मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। अब आप ऑप्शन में ढूंढोगे सफेद लिली, लेकिन वो ऑप्शन में सफेद लिली देगा ही नहीं, वो ऑप्शन में देगा लिलियम कैंडिडम। क्या नाम देगा वो नाम देगा लिलियम कैंडिडम। तो ये वैज्ञानिक नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, लिलियम कैंडिडम। इसका जो कुल है, जैसे वहां पर ब्रेडरी प्रजाति थी वैसे इस पुष्प का भी एक कुल है जिसे बोला जाता है लिली एसी। क्या नाम है? लिली एसी। नहीं याद करना चाहते कोई बात नहीं, कुल याद नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन वैज्ञानिक जो नाम है लिलियम कैंडिडम ये तो आप लोगों को याद करना ही है। और कहाँ पाया जाता है? तो पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में, मतलब आप लोग जिस भी जिले में हैं वहां भी आसपास आपको कहीं कहीं सफेद लिली मिल जाएगी। कोशिश करना। अब आप अगर कभी कहीं नर्सरी में जाओ तो उसे बोलिएगा, क्या बोलोगे? लिलियम कैंडिडम दे दो, ठीक है, लिलियम कैंडिडम दे दो। तो लिलियम कैंडिडम का पेड़ दे दो। वो फिर अगर समझ नहीं पाए तो फिर उसको आसान भाषा में बोलना सफेद लिली दे दो, ठीक है। तो ये चीजें हो जाएगी। ये हो गया। इसके बाद क्या है सर? इसके बाद देख लीजिए राजकीय पक्षी राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी, इसका नाम क्या है? दूधराज। क्या नाम है? दूधराज। कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है आप लोगों को, फोटो अच्छी लग रही है? हाँ, ये जो व्हाइट कलर का जो एक पक्षी दिख रहा है ना आप लोगों को, ये जिसने अपनी चोंच बाहर कर रखी है यहाँ पर, यही है मध्य प्रदेश का राजकीय, यही है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी जिसका नाम है क्या? दूधराज। जिसका नाम क्या है? जिसका नाम दूधराज है। और इसके अन्य नाम क्या क्या है सर? इसका सबसे पहले तो सर आप हमें वैज्ञानिक नाम बता दो, इसका वैज्ञानिक नाम बता दो। तो इसका नाम है टर्पशिफोनी पैराडाइसे। क्या नाम? हाँ 2-4 बार बोल लो यार, क्या एक बार में तो मुझे भी याद नहीं हुआ था, तो आप लोग 2-4 बार बोल लो। क्या बोल लोगे? चलो साथ साथ बोलो। क्या नाम? टर्पसिफोनी पैराडाइजे, टर्पसिफोनी पैराडाइजे, ये आप लोगों को बोलना है। वैज्ञानिक नाम ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार दोस्त, मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्पसिफोनी पैराडाइजे ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद करना ही करना है। और अन्य नाम, अब आप लोग बोलोगे कि सर
राजकीय पक्षी तो आपने बता दिया दूधराज, लेकिन अब ऑप्शन में हमको दूधराज मिला ही नहीं, वैज्ञानिक नाम भी मिला नहीं, मिला वैज्ञानिक नाम भी नहीं मिला, तो और क्या क्या नाम मिल सकते हैं ऑप्शन में? ऑप्शन में आप लोगों को मिलेगा शाह बुलबुल। इसी का अन्य नाम है, अन्य नाम इसको शाह बुलबुल के नाम से जाना जाता है। कौन सी बुलबुल? तुम्हारी बुलबुल नहीं, शाह बुलबुल। उसके बाद और किस नाम से जाना जाता है सर? तो पैराडाइज फ्लाई केचर, पैराडाइज फ्लाई केचर के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से? पैराडाइज फ्लाई केचर। ये नाम भी बहुत ज्यादा, मैक्सिमम मैंने अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर 20 क्वेश्चन देखे होंगे, 20 क्वेश्चन देखे होंगे, तो मैंने 10 से 15 जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों में पैराडाइज फ्लाई केचर नाम देखा है। तो जितना साइंटिफिक नेम की इंपॉर्टेंस नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा इस नाम की इंपॉर्टेंस है, पैराडाइज फ्लाई केचर। शाह बुलबुल देखा मैंने, दूधराज बहुत कम देखा, और ये वैज्ञानिक नाम जो है वो बहुत कम जगह पर देखा। कहाँ कहाँ पाया जाता है सर? कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये देख लीजिए, कहां पर? धार के सरदारपुर अभ्यारण्य। जब भी कभी घूमने का मन बने और अगर आप धार जाना आप लोगों का होता है, तो वहां पर एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है सरदारपुर अभ्यारण्य। वहां पर आप लोग इसको देखने जरूर जाए, और अपना एक डीएसएलआर लेकर जाए, मस्त मस्त फोटो खींच के लाना और हम लोगों के साथ शेयर भी करना, ठीक है? तो जब भी कहीं घूमने जाओ तो कहां पर, अगर धार का, ऐसे नहीं कि सिर्फ इसी को देखने धार जाओ, कभी अगर धार जाना हो तो सरदारपुर अभ्यारण्य जरूर जाना। और अगर कोई रतलाम का है, अगर कोई रतलाम जाना कोई गया हो, तो उसे सैलाना अभ्यारण्य जाना होगा। किस चीज के लिए? अगर उसे शाह बुलबुल, दूधराज, पैराडाइज फ्लाई केचर या टर्फ टर्फ सिफोनी पैराडाइजे, इसको अगर देखना होगा तो उन्हें इन दो जगहों पर, मध्य प्रदेश में इन दो जगह पर जाना होगा। और सर, इसको कब घोषित किया हमारे यहाँ पर राजकीय पक्षी? तो इसे 1981 में। अरे सर, अभी तो आपने 1981 में एक और के बाद बताया था, अभी एक और के लिए बताऊंगा, ठीक है? अभी एक और के लिए बताऊंगा और सबको कंक्लूड कर दूंगा। सबको क्या कर दूंगा? कंक्लूड कर दूंगा। उसके बाद सर, राजकीय मछली बता दो। राजकीय मछली, अच्छा, तो मछली को भी राजकीय मछली भी घोषित है हमारे यहाँ। तो हाँ, इस मछली का नाम है महाशीर, ठीक है? महाशीर, जो, हाँ चलो ठीक है, कुछ लोग तो मुझे नॉन वेजिटेरियन दिख रहे हैं, हाँ, लेकिन जो, हाँ, नहीं नहीं नहीं, जो लोग वेजिटेरियन है वो तो ठीक है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हो सकता है उन्होंने कभी ग्रहण किया हो महाशीर को, ठीक है? क्या किसी ने ऐसा पुण्य का काम किया है? हाँ, किसी ने अगर ऐसा कुछ पुण्य का काम किया हो कि स्पेशली महाशीर मछली खाई हो, तो वो बता सकता हो, बता सकता है ना? ठीक है, ज्यादा टिप्पणी इस चीज पे करना नहीं चाहिए, ठीक है? तो एक महाशीर नाम की मछली है जिसको मध्य प्रदेश में जो है वो क्या नाम, राजकीय मछली के मछली घोषित किया हुआ है महाशीर। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है सर? तो क्या ये भी इंपॉर्टेंट है? तो हाँ, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका? टोर, टोर, इसको एक बार अलग पढ़ो, टोर और प्यूटीटास, प्यूटीटास, टोर प्यूटीटास इसका नाम है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो टोर प्यूटीटास है, इसकी जो प्रजाति है टोर। और देखो, कई बार टॉर टॉर भी मिलेगा आपको, टॉर टॉर भी इसका नाम मिलेगा, टॉर टॉर, ठीक है? ये भी नाम मिलेगा। और क्या मिलेगा? महाशीर नाम मिलेगा। प्रजाति कौन सी है? टोर। और टॉर प्यूटीटोस, टॉर प्यूटीटोस इसका वैज्ञानिक नाम है। कहां पर मिलेगी? तो नर्मदा नदी में मिलेगी। ये नर्मदा नदी में भी कहां? तो खंडवा और खरगोन के आसपास जो ये क्षेत्र है, ये अगर कोई खंडवा खरगोन से है, अगर कोई खंडवा खरगोन से है तो वो जरूर जानता होगा। फिर जो, हाँ, कब घोषित किया सर मछली को? तो मछली को घोषित किया 2011 में। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों को, आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि बताइए मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है उसको राजकीय मछली के रूप में, महाशीर को राजकीय मछली के रूप में कब घोषित किया गया? तब आपके तोते उड़ जाएंगे। तोते उड़ जाएंगे मतलब आप लोगों को याद नहीं आएगा, याद नहीं आएगा तो उस समय याद आएगा कि काश उस समय पर अच्छे से याद कर लेती, या उस समय पर अच्छे से याद कर लेता तो ये क्वेश्चन बन जाता। ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा। फिर क्या पूछेगा? वैज्ञानिक नाम पूछेगा, नाम पूछेगा महाशीर का। बाकी फोटो वोटो तो आपसे कोई पूछेगा नहीं, फोटो तो आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है? ये चीजें हो गई। फिर सर, फिर क्या है? तो विशेष क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है? तो बड़वाह आप लोगों को, हाँ, आप लोगों को खंडवा में एक क्षेत्र मिलेगा जिसका नाम है बड़वाह, ठीक है? खंडवा में एक क्षेत्र मिलेगा जिसका नाम है बड़वाह, और वहां पर महाशीर प्रजनन केंद्र, महाशीर प्रजनन केंद्र खोला जा रहा है। या हम लोग बोलें तो महाशीर प्रजनन केंद्र, और ठीक है, यही बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं कि महाशीर की जो संख्या है उसको बढ़ाने के लिए महाशीर प्रजनन केंद्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सीधे सीधे जो क्वेश्चन है वो
देखो अब क्या खोला जा रहा है, स्थापित किया गया है, अभी अभी स्थापित किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का भी क्वेश्चन बन जाता है। और इसके आने की संभावना जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है कि महाशीर प्रजनन केंद्र जो है वो मध्य प्रदेश के किस स्थान पर खोला गया या किस जिले में खोला गया, तो खंडवा। और खंडवा के किस जगह पर, तो बड़वाह नाम का एक स्थान है, इसके बारे में आप थोड़ा सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, जो चीजें बतानी थी वो चीजें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, बाकी कुछ चीजें हैं नहीं। ठीक है, देखो दो चीजें होती है कि हिरण और मृग में लोगों को अंतर नहीं पता होता कि हिरण और मृग, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो क्या बोला। हिरण, हिरण क्या होते हैं, हिरण क्या होते हैं, हिरण वो होते हैं जो अपने सिंग, जो ये सिंग दिख रहे हैं आपको, ये जो सिंग दिख रहे हैं ना, ये इनको बोलते हैं सिंग, सिंग। ठीक है, तो जो अपने सिंग को हर वर्ष गिरा देता है और नई सिंग उगा लेता है, जैसे ये जो है, इनको आप हिरण बोलोगे, इनको आप हिरण बोलोगे, जो अपने सिंग गिरा देते हैं और वापस नए सिंग उगा लेते हैं। लेकिन जो मृग होता है ना, जो मृग होता है वो कभी भी अपने सिंग नहीं गिराता। जैसे हमारे यहाँ पर गाय, हमारे यहाँ पर भैंसों के सिंग जब एक बार आते हैं, गाय के, भैंसों के, बैल के जब एक बार सिंग आते हैं तो वो एक बार टूटने के बाद फिर से नहीं उगते। ये चीज आप लोग नोटिस करिएगा। ठीक है, बार बार गिराते नहीं है वो लोग। ठीक है, तो ऐसे ही मृग भी है, उनका सींग जो है वो बार बार नहीं गिराती, वो अपने यहाँ पर सिंग बनाए रखती है। तो ये होता है मृग, ये होता है हिरण। बाकी और कोई अंतर समझ नहीं आया। ठीक है, तो राजकीय, और क्या बच गया सर, तो अब जो बच गया वो है राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष जान लो कि राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो राजकीय वृक्ष जो मध्य प्रदेश का है उसका नाम क्या है, उसका नाम है बरगद। बरगद का वृक्ष आप लोगों ने पूजा करते हुए देखा ही होगा मम्मियों को। यहाँ इसके नीचे कुछ न कुछ देवी देवताएं हमारे विराजमान रहते हैं और यहाँ हम लोग पूजा करने हमेशा हमेशा जाते ही है। इसका वनस्पतिक नाम क्या है, तो इसका नाम है फाइकस वैनगेलिसिस। फाइकस वैनगेलिसिस, क्या ये याद कर पाओगे नाम, फाइकस वैनगेलिसिस? देखो कल पूछूंगा मैं, ये सारी चीजें कल पूछूंगा मैं। ठीक है, हर चीज मैं पूछूंगा आपसे। हाँ विद्या, आप बताओ कि आपने एमपी की सारी क्लासेस ली है? चाहत संडे के दिन क्लियर कर लेगी अपनी सारी क्लासेस। विद्या, आपने ली है सारी क्लासेस एमपी की? बताइएगा जल्दी, है ना। तो क्या नाम है, वनस्पतिक नाम है फाइकस वैनगेलिसिस। प्रजाति कौन सी है, प्रजाति जो है वो फाइकस है। बाहुल्य क्षेत्र कहाँ मिलता है, तो मध्य प्रदेश, सभी मध्य प्रदेश में मिलता है। बरगद के वृक्ष आपके आसपास भी मिलते हैं। कब घोषित किया गया, 1981 में। मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क इंदौर के बड़गौदा में खोला जा रहा है, मतलब बरगद का एक पार्क ही खोला जा रहा है इंदौर में। हाँ, आपने सारी देखी है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा पुराने लेक्चरों को लेकर, तैयार रहिएगा। ठीक है, तो ये हो गया मध्य प्रदेश का पहला हाँ बरगद पार्क जो है वो इंदौर के बड़गौदा में खोला जाएगा, ये फैक्ट है। अब देखो यहाँ पर सर आप 1981 बहुत बार बोले हो, 1981 बहुत बार बोले हो, तो आप ना ऐसे याद कर लो। 1981 याद करने का तरीका बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, हाँ यहां पर आप लोग कर लीजिए, ये हो गया क्या, 1981। अब 1981 अगर आप देखोगे कब से 1956 से अगर देखोगे, 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ, और 1956 से अगर 1981 को देखोगे तो मध्य प्रदेश के गठन को 25 साल कंप्लीट हो गए थे। 25 साल क्या हो गए थे, मध्य प्रदेश के गठन को 25 साल कंप्लीट हो गए थे। और इस दिन जब कब 1981 में जब मध्य प्रदेश के गठन को 25 साल कंप्लीट हुए, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा क्या मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पशु पक्षी और वृक्ष, राजकीय पशु पक्षी और वृक्ष, हाँ पशु पक्षी और वृक्ष मतलब कौन सा, राजकीय वृक्ष, राजकीय पक्षी, इनको घोषित किया। कौन कौन से, तो ये आप जान ही चुके हो। कौन है पशु, कौन है बारासिंगा, पक्षी कौन है दूधराज, और वृक्ष कौन सा है, तो बरगद। इनको 25 साल जब मध्य प्रदेश के गठन को कंप्लीट हुए, हाँ मध्य प्रदेश के गठन को जब 25 साल कंप्लीट हुए तब इनको घोषित किया गया। तो ये आप याद रखिएगा इन तीन से संबंधित कि 1981 में इनको घोषित किया। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कब, वर्ष 2011 की, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वर्ष 2011 में जो है वो मध्य प्रदेश की जो राजकीय
मछली है महाशीर, उसको घोषित किया। तो ये चीज जो है वो सारी चीजों का जो एनालिसिस है वो इस बोर्ड पर है, सारी चीजें, तो ऐसे आप लोग उसको याद कर सकते हो। तो यहां तक ये सारी चीजें, जैसे 81 वाली जो चीज मैंने ये बताई, इसको याद करने का तरीका यही है कि 25 साल जब मध्य प्रदेश के गठन को कंप्लीट हो गए थे, तब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पशु पक्षी और वृक्ष को राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष, जैसे ये देखो पशु में आप लोग देखोगे 1981, और कहां पर, हाँ ये पक्षी, इसमें भी आप लोग 1981 देखोगे। तो ऐसे आप लोगों को इन 3 चीजों को तो याद रखना है। और मछली की बात आई तो मछली 2011 में। इसके बाद इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि राजकीय फल क्या है, अगर इसके बाद हम लोग बात करें कि राजकीय फल क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि राजकीय फल क्या है, आम है। इसका जो वनस्पतिक नाम है, जो वनस्पतिक नाम है वो है मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरी इंडिका, ये भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि सीधे सीधे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है। ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका कहां पर पाया जाता है, तो पूरे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी कुछ फेमस प्रजाति के आम पाए जाते हैं। जैसे एक जो आम की जो बहुत फेमस प्रजाति है मध्य प्रदेश की, उसका नाम है नूरजहां आम। ये कहां पाया जाता है, तो सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए नूरजहां आम जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है। तो आप लोगों को याद ही होना चाहिए कि नूरजहां आम जो है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में, या आप कहो कि मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी जिला, सबसे पश्चिमी जो जिला है वहां पर पाया जाता है। फिर आपसे पूछेगा कि एक और जो आम की प्रजाति है जिसका नाम है सुंदरजा, ये नाम है, इस आम की प्रजाति का नाम है सुंदरजा आम, और ये आप लोगों को कहां मिलेगा, तो रीवा जिले में मिलेगा। ये दोनों फैक्ट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन अगर ये नहीं पूछे ना कि मध्य प्रदेश का राजकीय फल कौन सा है, अगर ये नहीं पूछा, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो पुराना हो गया, लेकिन इन प्रजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपसे पूछ सकता है कि बताइए नूरजहां आम मध्य प्रदेश के किस जिले में मिलता है, और सुंदरजहां आम जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में मिलता है। एक जो मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र, हम लोग विशेष जो चीजें देख रहे हैं, जैसे हम लोगों ने देखा था महाशीर प्रजनन केंद्र कहां था, खंडवा के बड़वा में, वैसे ही आम अनुसंधान केंद्र, आम अनुसंधान, आम के ऊपर रिसर्च करने वाला एक सेंटर, आम अनुसंधान केंद्र रीवा के गोविंदगढ़ में बनाया गया है, रीवा के गोविंदगढ़ में स्थित है। यह फैक्ट है, ये आप लोगों को याद रखना है। कितना प्यारा लग रहा है ना, आम का सीजन आने ही वाला है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है और जो चीजें देखो, ये देखो, पहले ये देखो, ये है पेड़ पर लगा हुआ आम, उसको इस तरीके से नीचे गिरने नहीं दिया जाएगा, इसलिए ये सारी व्यवस्था करिए कि उसको जाली में बंद कर दिया। ठीक है, और जब वो पक के गया तो उसको इस तरीके से पैक किया गया। इस आम का नाम क्या है, इस आम का नाम है टाइगो नो टमंगो। ये याद रखो यार, है ना, ये थोड़ा आप अच्छे से याद रखो। क्या नाम है, टाइगो नो टमंगो। हाँ, 2-4 बार बोल लो तो अच्छा लगेगा। अभी खाने के लिए मिलेगा नहीं, लेकिन आप लोग ऐसे याद रखो, टाइयो नो टमंगो ये नाम है। ये नाम है उस आम का जो जापान की एक आम की प्रजाति का नाम है, क्या, टाइयो नो टमंगो। और इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है विश्व का सबसे महंगा बिकने वाला आम। और हम लोगों, सर यहाँ क्यों लेकर आए हो आप, सर्वाधिक महंगी बिकने वाली जो प्रजाति है यही है टाइयो नो टमंगो। यहाँ पर क्यों लेकर आए हो कि हाल ही में जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में इसका उत्पादन स्टार्ट किया गया है। इसका उत्पादन जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्टार्ट किया जाएगा। और ये जो है क्या है, ये विश्व का सबसे महंगी बिकने वाली जो आम की प्रजाति है वो है कौन सी, टाइयो नो टमंगो। ये याद रखना, इस प्रकार से इसका उत्पादन किया जाता है बहुत ही सुरक्षित ढंग से, और ऐसे पैकिंग होती है इसकी। दिखने में भी आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, एप्पल जैसा, लेकिन एप्पल से भी महंगा है। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। फिर क्या बचा, सर बचा राजकीय खेल। राजकीय खेल जो है मलखंब। अब ये कौन सा खेल है सर, हम तो समझ ही नहीं पाए, हम लोगों ने तो सुना ही नहीं। तो ऐसे होता है, ये फोटो मैंने आप लोगों के सामने लेकर आने की कोशिश करी। ये देखो, ऐसे एक डंडा रहता है बीच में, ठीक है, और इस डंडे के ऊपर लोग अपनी जो कलाएं हैं, लोग जो है अपनी वो कलाएं दिखाते हैं इस तरीके की। जैसे यहाँ पर देखो, ये जो व्यक्ति है वो सबसे उस खंबे के ऊपर बैठा हुआ है, और उसके ऊपर भी हाथ में जो है वो एक बच्चा है। ठीक है, तो इस तरीके की कलाएं दिखाते हैं, और इस तरीके का एक खेल का प्रदर्शन किया जाता है। इसको बोला जाता है मलखंब, इसको बोला जाता है मलखंब। ठीक है, तो इस मलखंब को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया कब, 2013 में।
2013 में। और किस क्षेत्र में खेला जाता है? तो मालवा में। मालवा के ही साथ अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ उज्जैन भी बोलोगे ना, सिर्फ और सिर्फ उज्जैन भी बोलोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो इस खेल की जो प्रतिस्पर्धा होती है वो उज्जैन में ही होती है। फिर इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो याद रखने लायक है, वो क्या है? वो है मध्य प्रदेश में मलखंभ एकेडमी। मलखंभ की जो एकेडमी है, जहां पर मलखंभ खेलना सिखाया जाता है, वो उज्जैन में ही स्थित है। फिर एक जो चीज याद रखनी है, अभी देखो स्पोर्ट्स में अलग से इस चीज को पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे से, मैं ही पढ़ाऊंगा अगर एमपी का स्पोर्ट्स, ये सारी चीजें अगर यहाँ होगी तो आप लोगों को यहाँ याद रखना है। बस जो याद रखना है वो है प्रभाष जोशी सम्मान। सीधे सीधे प्रश्न आता है। कैसे प्रश्न आता है कि बताइए प्रभाष जोशी सम्मान का संबंध किससे है? प्रभाष जोशी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? प्रभाष जोशी सम्मान अगर खेल के क्षेत्र में दिया जाता है तो किस खेल के क्षेत्र में दिया जाता है? क्रिकेट, फुटबॉल, मलखंभ, ऐसे ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को यहां पर याद रखना है कि प्रभाष जोशी जो सम्मान है वो मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके बाद जो चीजें हैं, हाँ, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये कि वर्ष 2020 में होने वाले जो नेशनल गेम्स होंगे, जो इंडिया में जो राष्ट्रीय खेल होंगे, तो उनमें भी मलखंभ को शामिल कर दिया गया है। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है, मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है मलखंभ, उसको राष्ट्रीय जो नेशनल स्पोर्ट्स है, जो नेशनल गेम्स होंगे, उसमें भी शामिल कर दिया गया। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल, मध्य प्रदेश की राजकीय फसल की बात करें तो सोयाबीन। ठीक है, इसका वनस्पतिक नाम क्या है? तो इसका वनस्पतिक नाम जो है वो है क्या? ग्लाइसिन मैक्स। ये आप लोगों को याद रखना है, ये पूछा जाता है। कुल अगर आप नहीं याद रखना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन इसका वनस्पतिक नाम आप लोगों को याद रखना है, ग्लाइसिन मैक्स। कहां पाया जाता है? कहां पाया जाता है? तो वैसे तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो सोयाबीन है ना वो मालवा क्षेत्र में पाया जाता है। मालवा क्या है? तो ये सारी चीजें जब हम लोग विभाजन पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का, जब मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से क्षेत्र को क्या बोला जाता है, बघेलखंड है तो कहाँ है, बुंदेलखंड है तो कहाँ है, मालवा है तो कहाँ है। ठीक है, ये सारी चीजें जब हम लोग देखेंगे, विंध्य प्रदेश है तो कहाँ है, ये सारी चीजें जब हम लोग देखेंगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि मालवा कहाँ है। तो मुख्यतः मालवा में होता है। और कौन कौन सी किस्म की होती है? तो समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या, ये सोयाबीन की किस्म है। आप ये मत समझना कि किसी का नाम है। इस तरीके का आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर मध्य प्रदेश में रहते हैं तो सोयाबीन सभी ने देखा होगा। राजकीय नाट्य का मतलब होता है नाटक। जो नाटक होते हैं, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि दुर्गा पंडाल, जो माता रानी जब बैठती हैं तो उस समय पंडालों में कभी कभी नाटकों का आयोजन किया जाता है, या रामायण महाभारत का आयोजन किया जाता है, उसी को नाटक कहते हैं। और वैसा ही एक नाट्य जो है, एक ऐसा ही नाटक जो है वो कहाँ होता है? मालवा के क्षेत्र में होता है, जिसका नाम जो है वो माच है। माच बोला जाता है, इसको माच बोला जाता है। और इस तरीके से ये लोग नाटक करते हैं। इसको जो है वो मध्य प्रदेश में जो है वो क्या, इसको लोकनाट्य का दर्जा दिया गया है। कहां पर होता है? तो मालवा क्षेत्र में होता है। मालवीय लोक जीवन पर आधारित एक नाट्य होता है, कि मालवीय लोग जो होते हैं वो कैसा अपना जो जीवन है वो व्यतीत करते हैं, इसको दर्शाता है ये पूरा का पूरा नाटक। इसके प्रमुख कलाकारों की अगर आप लोग बात करो तो सिद्धेश्वर सेन का नाम बहुत सामने आता है, और ओम प्रकाश शर्मा। बस आप ये दो नाम अभी याद रख लो कि सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा। इनका फोटो भी आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन सिद्धेश्वर सेन और ओम प्रकाश शर्मा जो है वो मार्च से संबंधित है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, हाँ, इसके बाद 2 सेकंड, फिर से कुछ टेक्निकल इशू? नहीं, ऑल गुड। हाँ, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप लोग बात करोगे तो नृत्य, राजकीय नृत्य क्या है? तो राजकीय नृत्य जो है वो राई डांस जो होता है, एक डांस है। कहाँ का? बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो एक डांस की कला है, एक नृत्य की कला है, जिसे राई बोला जाता है। इसको क्या है? देखो, इस तरीके से डांस करते हैं लोग, जो आपको फोटो में सामने दिख रहा होगा ना, इस तरीके से डांस करते हैं, और इस डांस का नाम है राई। और इसी राई को मध्य प्रदेश में राजकीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। मृदंग वाद्य यंत्र, एक मृदंग बजाने वाली जो वाद्य यंत्र होता है, उसके साथ शुभ अवसरों पर इस पर डांस किया जाता है। और मुख्य कलाकार जो है वो ज्ञानेश्वरी, कटनी जिले की जो ज्ञानेश्वरी देवी है वो इसकी मुख्य कलाकार है। और इस समय 2021 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो है वो ये
2021 के प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या था कि राम सहाय पांडे का संबंध किससे है। अब आप बोलोगे इसका एमपी का क्वेश्चन, मैं बोलूंगा इसको करंट का क्वेश्चन, क्योंकि वर्ष 2022 में इनको राई नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। मध्य प्रदेश के राम सहाय पांडे को पद्मश्री पुरस्कार दिया था, क्योंकि सागर जिले के थे ये। सागर जिले के राम सहाय पांडे को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। और किस कला के लिए? तो राई नृत्य कला के क्षेत्र में राई नृत्य के लिए दिया गया था। ठीक है, तो यही क्वेश्चन सीधे सीधे प्रीलिम्स में उठकर आया था, सीधे सीधे पूछा गया था कि राम सहाय पांडे का संबंध किससे है, राम सहाय पांडे का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये सारी चीजें हैं, सारी चीजें सब कुछ ठीक है। बुंदेल देखो, फिर राई नृत्य के संबंध में बहुत सारी जो चीजें आती है वो ये कि राई नृत्य बुंदेलखंड में भी होता है, बघेलखंड में भी होता है। तो दोनों में अंतर क्या है सर? दोनों के राई जो नृत्य है उसमें अंतर क्या है? तो बुंदेलखंड में जो राई नृत्य है वो वाद्य यंत्र मृदंग के साथ बजाया जाता है या मृदंग के साथ ये नृत्य किया जाता है। और वहीं बघेलखंड की बात करें तो बघेलखंड में ढोलक का इस्तेमाल किया जाता है। बस इतना सा अंतर है, बाकी कुछ नहीं। ये रहे राम सहाय पांडे, जिनके ऊपर एमपीपीएससी में एक क्वेश्चन आया था अभी मतलब एमपीपीएससी 2021 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था राम सहाय पांडे जी के ऊपर कि इनको पद्मश्री दिया है तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है? कला क्षेत्र में है तो किस क्षेत्र में? राई से। ठीक है, ये चीज क्वेश्चन आया था, आप लोगों को देखना है। बाकी सारी चीजें ठीक है। हाँ, 2 चीजें बची है, उसके बाद इस क्लास को हम लोग एंड करेंगे। फिर अगर और चीजें देखें कि राजकीय चिन्ह क्या है, तो ये आपके सामने दिख रही है फोटो कि मध्य प्रदेश शासन का जो राजकीय चिन्ह है वो ये है। इसी चीज की भागा दौड़ी आप लोग कर रहे हैं, इसी चीज के लिए आप लोग इतना क्लासेस देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश शासन का एक बैच मिले आप लोगों को कि आप लोग मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी हैं। इसी चीज के लिए मध्य प्रदेश शासन की आप लोगों को गाड़ी मिले, बुलेरो के सामने ऐसा लिखा रहे लाल पट्टी में मध्य प्रदेश शासन, और पीछे की जो सीट पर है वो मैडम बैठी रहे। ऐसे सपने देखकर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वो किस चीज के लिए? वो इसी चिन्ह के लिए आप लोग देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश शासन का जो है आप लोगों को टैग मिले। तो क्या है? ये है हम लोगों का टैग। इसमें जो बाहर सबसे बाहर जो है वो 24 स्तूप है। हाँ, ये जो आप लोगों को दिख रहे हैं ना, ये जो है ये इन्हें बोला जाता है स्तूप। ठीक है, ये स्तूप। तो इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 24। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश शासन के राजकीय चिन्ह जो है उसमें स्तूपों की संख्या कितनी है? तो 24। ठीक है, उसके बाद एक व्रत है, ये सर्कल हो गया जी। ठीक है, ये सर्कल जो है जो तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। ये जो सर्कल है ना, ये काय की है? ये तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। इस व्रत में मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन। ठीक है, और लिखा हुआ है सत्यमेव जयते ये लिखा हुआ है। साथ ही मध्य प्रदेश की मुख्य फसल गेहूं और धान की बालियां है। ये रही धान और ये रही गेहूं की बाली, 2 हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या है? एक और केंद्र में व्रत है जिसमें अशोक स्तंभ सिंह की आकृति में, ये रहा अशोक स्तंभ, और सिंह की आकृति में ये रहा आपका अशोक स्तंभ। ठीक है, और साथ ही साथ जो है वो राजकीय वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। जो पीछे है वो बरगद को दर्शाया गया है। यही एक्सप्लेनेशन है किसका? ये राजकीय चिन्ह का। इसी की लड़ाई आप लड़ रहे हो, इसी के लिए आप लोग इतना वीडियोस देख रहे हो, सारी चीजें। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश का जो गान है उसका नाम है सुख का दाता सबका साथी। ये आप लोगों को याद रखना है कि सुख का दाता सबका साथी 2-4 बार याद कर लो तो याद हो जाएगा। ठीक है, सुख का पूरा याद करना है क्या? नहीं सर, बस बताया है मैंने यहाँ फोटो में कि ऐसा है। ठीक है, गान जो सुख का दाता सबका साथी। कब इसकी घोषणा करी? तो 2011 में, जब महाशीर को भी घोषित किया गया था, तब महाशीर को घोषित किया गया था। 2013 में किसको घोषित किया गया था? मलखंब को। हाँ, मलखंब। चलो कमेंट बॉक्स में लिखो 1981 में जो 3 घोषित किए गए थे वो कौन कौन से थे, जल्दी कमेंट बॉक्स में, तो मैं इस क्लास को एंड करूं। ठीक है, तो इसके रचनाकार किसने इसको लिखा? तो उनका नाम है महेश श्रीवास्तव। ये नाम आप लोगों को याद रखना है। संगीतकार मत याद रखना, आदेश श्रीवास्तव और सुनील झा, ये मत याद रखना। लेकिन जो इसके गायक है वो है शान के नाम से आप लोगों ने एक सिंगर को सुना ही होगा, शान के नाम से, शांतानु मुखर्जी। उनका पूरा नाम जो है वो शांतानु मुखर्जी, लेकिन उनको प्यार से लोग शान बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। हाँ, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है क्या कि 1981 में कौन कौन से राजकीय चिन्ह जो है वो घोषित किए गए? थोड़ा जल्दी से बताइए। हाँ ठीक है,
ये महाशीर हो गया, ठीक है, ये महाशीर हो गया। जल्दी, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय वृक्ष, ठीक है, ऑल गुड, बहुत बढ़िया विद्या, सारी चीजें ठीक है, सारी चीजें ठीक है। ये चीजें आप लोगों को, मैं बोलूं या ना बोलूं, आप लोगों को रटी होनी चाहिए। आप तो रटवा रहे हो सर, मैं क्या करूं, इसमें समझाने वाली कोई चीजें ही नहीं है। जो चीजें बतानी है वो मैंने बताया कि 1981 की जो चीजें है वो याद करना है। 1981 में 3 चीजों को घोषित किया गया था। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के 25 वर्ष कंप्लीट हो गए थे, मध्य प्रदेश के गठन के 25 साल कंप्लीट हो गए थे, इस वजह से कुछ घोषित करना था तो वो किया। उसके बाद 2011 में महाशीर, 2011 में जो मध्य प्रदेश का गान है वो, और 2013 में मलखंभ को घोषित किया गया। ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई। क्या ये चीजें आप लोगों को क्लियर है? हाँ, क्या ये चीजें आप लोगों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्दी से बताइए। हाँ, ओके। चाहत, इस क्लास के बाद आपको वो 3 वीडियोस देखना है। भूमिका, क्या आपने एमपी के सारे वीडियोस देखे हुए हैं? बताइएगा, क्या आपने एमपी के सारे वीडियो देखे हुए हैं? ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है वो एमपीजीके की जो क्लास है वो एकदम रफ्तार पकड़ने वाली है, क्योंकि अब जो है वो हम लोग सारी चीजें मैप पे समझेंगे, सारी चीजें मैप पर खेलेंगे, हर चीज मैप के थ्रू समझेंगे। ठीक है, अब ये जो है नॉर्मल जानकारी है, जो राजधानियां समझानी थी राजधानियां समझा दी। मध्य प्रदेश को अन्य किन किन नामों से जाना जाना आता है वो देख लिया। अब इसके बाद हम लोग मध्य प्रदेश की लोकेशन देखेंगे, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य देखेंगे। मध्य प्रदेश का अगर मध्य प्रदेश की सीमा अगर गुजरात से लगती है तो मध्य प्रदेश के वो कौन से जिले हैं जिनकी सीमा गुजरात से लगती है। गुजरात के अगर कोई जिला मध्य प्रदेश से लगता है तो वो कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश से लगते हैं। राजस्थान से कितने जिले लगते हैं, राजस्थान के कितने जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के कितने जिले लगते हैं, उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश से लगते हैं। इन सभी चीजों के ऊपर डिस्कशन होने वाला है। मध्य प्रदेश, हाँ, कर्क रेखा अगर मध्य प्रदेश से गुजरती है तो कितने जिलों से निकलती है, सब कुछ मैप के ऊपर देखेंगे। कुछ चीजें नहीं है, डेटा नाम की कोई चीज ही नहीं है। हम लोग सब कुछ मैप के ऊपर समझ जाएंगे और मैं मानता हूं कि आप सभी समझ जाएंगे। आपने नहीं देखी, ठीक है। भूमिका, इससे पहले जो है वो एमपीजीके की 3 क्लासेस जो है वो डल चुकी है। उन 3 क्लासेस को भी आप ऐप पर जाकर देख सकती है। अगर आप ऐप पर नहीं देखना चाहते तो अभी वो 3 क्लासेस जो है वो यूट्यूब पर भी आपको अवेलेबल है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। एमपीजीके की एक प्लेलिस्ट बनी होगी, संपूर्ण मध्य प्रदेश ज्ञान की एक प्लेलिस्ट बनी होगी, वहां पर भी जाकर देख सकते हैं और ऐप पर भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। देखो, क्लासेस की टाइमिंग, हाँ, आप लोगों के इसमें बहुत ज्यादा जो है वो आप लोगों को डाउट रहता है कि सर क्लासेस क्या होगा, तो मैंने आप लोगों को बताया 4:15 या 4:15 या 4:30, ठीक है, 4:15 या 4:30 से क्लास होगी एमपीजीके की हर रोज। ठीक है, एमपीजीके की मेरे द्वारा ली जाएगी, मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद 5:30 से 6:30 ऐश्वर्या मैम आएंगी जो जियोग्राफी पढ़ाएंगी। फिर हम लोगों की फिर से मुलाकात होगी 6:30, कभी 6:30 या 7, ठीक है, 6:30 या 7। उसके बाद अंत आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कब तक पढ़ना चाहोगे। ठीक है, तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कब तक पढ़ना चाहोगे। तो यहां पर होगी राज व्यवस्था, मतलब पॉलिटी। ठीक है, आज थोड़ा मैंने क्लास का जो शेड्यूल है वो चेंज कर दिया था, लेकिन मुझे पता चला कि बहुत सारे लोगों को डिस्टर्बेंस हुआ, तो अब ये जो टाइम टेबल है ये अगले पूरा हफ्ता जो है वो टाइम टेबल इसी तरीके से चलने वाला है। किसी प्रकार की कोई समस्या? हाँ, जल्दी से मुझे डाउट, कोई कमेंट? आपको मेरी सभी क्लास की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। देखो, मैंने आप लोगों को बताया, देखो क्या हुआ। हाँ, मैंने जो है वो आयोग जो मैंने पढ़ाए थे यूट्यूब पर पूरे, उस पूरे के पूरे आयोग की पीडीएफ जो है वो एग्जाम ओरिजिनल के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप आज ही जाकर डाउनलोड कर ले। पॉलिटी की जो पीडीएफ है वो मैं ऐप पर अभी के अभी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मेरे से मतलब मैं अपलोड कर नहीं पा रहा था, शायद मुझे एक्सेस नहीं था, अब मुझे एक्सेस मिल गया है तो मैं पीडीएफ वहां पर अपलोड कर दूंगा। सारी चीजें जो भी क्लासेस होगी उसकी पीडीएफ, जैसे एमपी अभी पढ़ा है तो इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को अभी अवेलेबल करवा दूंगा। सारी चीजें, इस चीज में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोई समस्या हो तो बताओ। जब आप एमपीजीके का कोर्स खोलोगे, तो उसमें एक फोल्डर बनकर आएगा, पीडीएफ नाम से एक फोल्डर बनकर आएगा, उसको आप ओपन करोगे तो उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर पाओगे। और कोई समस्या?
देखो टेलीग्राम चैनल पर इसलिए नहीं डाल सकते अभी, क्योंकि अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ अपना, है ना, और वो जो चीजें है ना वो फैलती बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि वो आप लोगों तक रहे, इसलिए ऐप पर डाल रहा हूं, तो आप लोग ऐप से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई डाउट किसी को? हाँ, किसी को और कोई समस्या है तो बता दीजिएगा। भूमिका, आप 3 जो वीडियो है वो आप देख लेना एमपी के, और सारी चीजें। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीक से हम लोग जो है मतलब मंडे से जो है वो एकदम रफ्तार पकड़ेंगे एमपी में भी और पॉलिटी में भी। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं? किसी को कोई डाउट नहीं तो ठीक है, मैं तारेंद्र बेले आप लोगों से यहीं विदा लेता हूं, और हम आपकी और मेरी जो मुलाकातें हैं वो इसी तरह चलते रहेगी, दो दो क्लासेस में, पॉलिटी की क्लास और साथ ही साथ एमपीजी की क्लास में, इसी समय पर, इसी टाइम पर, जो टाइम टेबल यहां पर मैंने आप लोगों को बताया उसी टाइम के अनुसार मैं आप लोगों से मुलाकात करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप सभी अच्छे होंगे, और आप लोग भी मेरे लिए दुआ करना कि मैं अच्छा ही रहूं। ठीक है, मैं हंसता रहूं, मुस्कुराता रहूं, सदा ऐसे ही रहूं, और मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूंगा कि आप भी सदा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी तैयारी को करते रहें। मैं आप लोगों से इसी एग्जाम ओरिजिनल्स के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों से हमेशा मुलाकात करता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।